आएंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर जनरली हमारे सिंबल्स होते हैं। कुछ कीवर्ड्स भी ऑपरेटर्स हैं जो कोई मैथमेटिकल कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऑपरेटर्स के थ्रू होगा। अगर मुझे दो वैल्यू कंपेयर करनी है, कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, तो ऐसा करने के लिए भी क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे जनरली सिंबल्स एंड कीवर्ड्स होते हैं जो कोई भी मैथमेटिकल कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेशन को हमारे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मैंने लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई, मैंने लिखा 5+4, और तीसरी तरफ मैंने लिखा 5+4 ब्रैकेट के अंदर +3+1 एक दूसरे ब्रैकेट में। तो अगर इन तीन एक्सप्रेशन में हम कॉमन चीज देखें तो ये सिंबल कॉमन है, प्लस सिंबल यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो इस वाले प्लस का काम है इन दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू रखी हुई हैं उन वैल्यूज को अर्थमेटिकली ऐड कर देना। अर्थमेटिकली का मतलब है जो मैथमेटिक्स में एडिशन का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग पाइथन में भी ये काम होगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑपरेटर हो गया, और एक्स और वाई क्या हो गए, मेरे यहाँ पर वेरिएबल्स हो गए। 5, 4 यहाँ पर हमारी वैल्यूज हैं, जिन वैल्यूज के लिए इस बार ये प्लस ऑपरेटर एडिशन में यूज करेगा। इस वाले प्लस के लिए ये दोनों वैल्यूज हैं, इस वाले प्लस के लिए ये दोनों वैल्यूज हैं। बट अगर हम इस वाले प्लस को फोकस करें तो ये एक अपने आप में एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ब्रैकेट में अगर हम कुछ भी लिखते हैं नंबरों के साथ और किसी ऑपरेटर के साथ तो उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो ये दो क्या हो गए, मेरे एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल में प्लस ऑपरेटर को कंसीडर कर रहे हैं, और प्लस ऑपरेटर हमारे दो वेरिएबल्स के साथ भी काम कर सकता है। जब दो वेरिएबल्स के साथ काम करता है तो उनकी वैल्यूज को पहले कंसीडर करेगा, उसके बाद फिर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं तो जो वैल्यूज आपने बताई हुई हैं उन्हीं पर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और अगर दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं तो पहले उन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, और फिर जो उनके रिजल्ट बनेंगे उस रिजल्ट पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म हमारा करेगा। अब इन तीनों को मैं एक सिंगल वर्ड में अगर कुछ बोलना चाहूँ कि हमारा जो ऑपरेटर है प्लस वाला ये किसके लिए काम करता है, तो आप अभी तीन बातें कहेंगे। वेरिएबल्स के लिए भी काम करता है, वैल्यूज के साथ भी काम करता है, और एक्सप्रेशंस के साथ भी काम करता है। अगर मैं इनको सिंगल नाम दे दूं तो इसे बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो एक है ऑपरेटर, एक है ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होते हैं, वो सिंबल्स, वो कीवर्ड्स जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किसके लिए, ऑपरेंड के लिए। ऑपरेंड कैन बी ए वैल्यू, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑपरेंड। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि प्लस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड्स की नीड होगी, दो। हर बार दो ऑपरेंड की जरूरत है। यहाँ पर ये मत कहना चार हैं, इस वाले प्लस के लिए ये अपने आप में एक ऑपरेंड है और ये एक अपने आप में ऑपरेंड है। तो प्लस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की नीड होती है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ सर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को भी तो दो चाहिए होंगे। तो सर ऐसे तो डिवाइड के लिए भी दो चाहिए होंगे। तो ऐसे कई ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिनको अपना ऑपरेशन करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारे ऑपरेटर जिनको अपना ऑपरेशन करने के लिए
दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर साइंस में जब भी आपको दो का साइंस आता है तो आपको हमेशा बी आई बाई शब्द का यूज आपको करना होता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी देखें कंप्यूटर साइंस से बाहर आकर, तो एक शब्द होता है यूनी डायरेक्शनल, एक होता है बाई डायरेक्शनल, है ना। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक तरफ से, बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन, दोनों तरफ से, दो दो का सेंस आया। तो ऐसे ही कभी हमने पढ़ा था बाइनरी ट्री, ऐसा ट्री, ऐसा पेड़ जिसके दो चाइल्ड होते हैं वो क्या कहलाता है, बाइनरी ट्री कहलाता है। बाइनरी नंबर जीरो और वन दो ही होते हैं, तीसरा तो होता नहीं हमारा कोई। तो कंप्यूटर साइंस में जब भी बी आई बाई शब्द आया तो ये हमेशा दो का साइंस लेकर आता है। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड की नीड होती है, उनको भी क्या बोला जाता है, बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो ऑपरेटर्स की अगर हम काउंटिंग करना चाहते हैं कि कितने होते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं अगर हमको कैटेगराइज करना चाहें कि ये कौन सा ऑपरेटर हो सकता है, तो पहला नजरिया होता है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग, कि किसी भी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड्स की नीड होगी। अगर दो की नीड होगी तो वो ऑपरेटर कोई सा भी हो उसकी कैटेगरी क्या कहलाएगी, बाइनरी ऑपरेटर, है ना। तो इस तरह से सर और भी कैटेगरी होती है, हमने कहा एक और होती है जिसका नाम है यूनेरी। यूनेरी शब्द हमारा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारी रियल लाइफ से ही होता है यूनेरी। जैसे हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर शॉपकीपर से कह सकते हैं कि कोई यूनिक सा आइटम दिखाई है, मतलब जो चीज आप खरीदने गए हैं, मान लीजिए आप कोई शर्ट खरीदने गए हैं तो आप बोलेंगे यूनिक शर्ट दिखाओ, ऐसी शर्ट दिखाओ जिसका एक ही पीस है, दूसरों को पीस ही ना बनाओ, मैं ही पहन के निकलूंगा बस, बाजार में कोई और पहन ही नहीं पाएगा इसे, है ना। तो यूनिक, यूनिक का सेंस आता है एक का, जो एक ही हो, दूसरा हो ही ना हमारा उसके जैसा, उसे बोलते हैं यूनिक, है ना। अब यूनिक से बना, यूनिक से बना यूनेरी। तो यूनेरी ऑपरेटर्स जितने भी होंगे उनको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, दो ऑपरेंड की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। तीसरी और आखिरी कैटेगरी होती है टर्नरी। टर्नरी में नाम में सेंस आ रहा था तीन। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी, उन सबको बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो इस तरह से ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स एंड कीवर्ड्स that perform arithmetic, logical, comparison, operations on operands. Operand can be a value, variable और expression. ऑपरेंड हमारा कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड। एक हो गया हमारा यूनेरी ऑपरेटर्स। यूनेरी ऑपरेटर्स में कई सारे आते हैं, उनमें से एक आता है हमारा साइन ऑपरेटर, एक आता है नॉट ऑपरेटर। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यही दो तीन आपको मिल जाएंगे, एक्सेट्रा लगा देती। बाइनरी ऑपरेटर्स, अब बाइनरी ऑपरेटर्स में कई सारे आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर,
कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, और भी ऐसे आते होंगे। और अगर हम बात करें टर्नरी की, तो टर्नरी ऑपरेटर्स पाइथन में होते ही नहीं थे, 2.7 में ऐड किए गए थे हमारे, एडेड इन 2.7। उससे पहले वर्जन में टर्नरी ऑपरेटर पाइथन में होते ही नहीं थे, सिर्फ यूनरी और बाइनरी कैटेगरी के ही होते थे। तो अब जब आ गया है तो उसका नाम है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। इन ऑपरेटर्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनरी कैटेगरी के ऑपरेटर्स पढ़ाना शुरू करता हूँ। और बाइनरी के अंदर भी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक वाले। तो पाइथन के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी 7 तरह के होते हैं। अब इनकी काउंटिंग हम ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 नहीं, इसके अंदर 7 तरह के होते हैं, इसके अंदर 8-10 तरह के होते हैं, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं। तो फिर एक एक को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, तो टोटल जाके आप कह सकते हैं भाई इतने होते हैं। तो जनरली कहीं ये नहीं पूछा जाता कि संख्या बताओ कि कितने ऑपरेटर, ठीक है, आप कर सकते हैं अपने लेवल। तो हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी भी ह्यूमन को, जब मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो मैथमेटिक्स का पहला लेवल होता है काउंटिंग को सीखना। काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंटिंग सीखना। काउंटिंग के बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है वो क्या होता है, 2 नंबर का एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, तभी तो टेबल बनेंगी हमारे आगे, है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में भी वही होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, क्योंकि इनको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें इसको करते हुए चलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो मैं इन सब का यूज प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, जो भी रिजल्ट बनेगा सीधे सीधे प्रिंट होता रहेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 10+3, तो प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया, और 10 एक ऑपरेंड हो गया, 3 हमारा दूसरा ऑपरेंड हो गया। अच्छा, जितने भी बाइनरी कैटेगरी के ऑपरेटर्स होंगे उनका एक कॉमन सिंटैक्स है, जो ऑपरेटर होगा वो बीच में रहेगा, उसका एक ऑपरेंड लेफ्ट साइड में होगा, दैट इज लेफ्ट ऑपरेंड, और एक हमारा राइट साइड में होगा, दैट इज राइट ऑपरेंड। ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना होगा। ऑपरेटर बीच में रहेगा, एक ऑपरेंड उसके लेफ्ट साइड में आएगा, एक ऑपरेंड इस ऑपरेटर के राइट साइड में आएगा। तो अभी मैंने लिखा यहाँ पे 10+3। तो आप इनका सीक्वेंस या इनका ऑर्डर अपने मन से नहीं लिख सकते कि चलो सर ऐसा लिख देते हैं 10 3+। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पाइथन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसा लिखने से, है ना। तो आप अपने मन से नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते चलो सर पहले प्लस लगा देते हैं फिर 10 और 3 लिख देते हैं। ऑपरेटर बीच में आएगा, एक ऑपरेंड लेफ्ट साइड में आएगा, एक ऑपरेंड राइट साइड में आएगा। जितने भी बाइनरी ऑपरेटर होंगे सबका यही सिंटैक्स होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो 10+3 का रिजल्ट मैथमेटिकली जो भी होता है वही पाइथन में होता है। क्या हम ऑपरेंड्स का ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं? ऑपरेटर का ऑर्डर नहीं बदलेगा, उसकी जगह फिक्स बीच में आएगा वो। क्या ऐसे कर सकते हैं 3+10? तो अब ये डिपेंड करेगा हमारा ऑपरेटर कौन सा है। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके ऑपरेंड्स की पोजीशन इंटरचेंज अगर आप करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, बट कुछ ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अगर आपने चेंज करी
तो रिजल्ट आपका बदल जाएगा। प्लस ऐसा है जिसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा, 10+3 करो या 3+10 करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10-3 और 3-10, इसमें आपको डिफरेंस आएगा। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एस्टेरिस्क होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। इसको जनरली ऑफिशियल टर्म में प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं। एस्टेरिस्क सिंबल होता है पाइथन के अंदर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो यहाँ भी आप ऑपरेंड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन पे सेम रिजल्ट आएगा। अब एक आता है पावर। पावर में डबल एस्पेक्ट लगाया जाता है। डबल एस्पेक्ट का मतलब होता है पावर। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 10 तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, 10⁻³ और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 10 से, फिर मल्टीप्लाई 10 से। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख, बाकी तो आसान है, जैसा दिख रहा है वैसा ही हो रहा है। ये कुछ नया सा हो सकता है किसी के लिए, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10⁻³ अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हम पोजीशन इंटरचेंज कर पाएंगे? नहीं, यहाँ रिजल्ट बदल जाएगा। इस बार इसका मतलब 10⁻³ नहीं है, इस बार इसका मतलब है 3⁻10। ठीक है, तो इस तरह से हमें चीजों को ध्यान रखना होगा। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, चार हो गए हमारे। अब तीन तरह के डिवीजन होते हैं। प्रिंट, पहला डिवीजन होता है जिसका सिंबल है फॉरवर्ड स्लैश। अभी तक हम लोग स्लैश शब्द को जब सुनते हैं तो बैकस्लैश n दिमाग में आ जाता है, बैकस्लैश t याद आ जाता है, बैकस्लैश u यूनिकोड के लिए याद आता है। तो अभी तक हम बैकस्लैश यूज करते आए हैं। अब हम डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन में बैकस्लैश नहीं होता, फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। फॉरवर्ड स्लैश, तो 10/3, तो इसका मतलब हो गया 10 का डिवीजन 3 से करेंगे। तो ऐसे करके आपका जो रिजल्ट आएगा 9, 1 पॉइंट लगाया 0, 3.3333, ऐसे समथिंग करके आएगा। तो इसको हम डिवीजन कहते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें तो इस वाले पार्ट को हम कोशेंट कहते हैं। कोशेंट या भागफल, इसी को हम लोग भागफल के नाम से भी जानते हैं। अब ये बताइए कि सर ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन हमारा फ्रैक्शन में आएगा, दिख रहा है साफ साफ 3.333 समथिंग आएगा। तो ऐसे कहाँ रुकेगा जाके? तो वैसे तो कभी रुकेगा ही नहीं हमारा, कोई लिमिट कहीं तो होगी हमारी रुकने की। तो कोई भी फ्लोटिंग नंबर, फ्रैक्शन के साथ जब कोई नंबर आता है तो उसको पाइथन में फ्लोटिंग नंबर कहा जाता है। तो कोई भी फ्लोटिंग नंबर का डेसिमल प्लेसेस की काउंटिंग होती है और वो 14 से 16 प्लेस हमारे होते हैं। 14 प्लेस भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। अभी आपके कंप्यूटर पे वेरी करेगा कि आपका कंप्यूटर इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहा है, 32 बिट है, 64 बिट है, AMD प्रोसेसर है, विंडोज है, लाइनेक्स है, मैकबुक है। इन बातों पे ये डिपेंड करेगा कि फ्लोटिंग नंबर का जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो कितने प्लेसेस पर आता है। तो हमें सजेस्ट किया गया है 14 to 16। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटपुट में क्या आता है। अगर हम इस रिजल्ट को काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखो मेरे सिस्टम पे 16 प्लेसेस आए हैं।
तो अब फ्लोटिंग नंबर ये भी कह रहा है कि 14 प्लेसेस पर हर लैपटॉप में एक ही आउटपुट आएगा, चाहे आप 32 बिट लैपटॉप पे चलाएं, चाहे 64 बिट पे चलाएं, चाहे इंटेल के प्रोसेसर पे चलाएं, चाहे एएमडी के प्रोसेसर पे चलाएं, विंडोज हो, विंडो 10 हो, 11 हो, लाइनेक्स हो, मैकबुक हो, 14 प्लेसेस का आउटपुट सबका सेम होगा। उसके आगे के 2 प्लेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये वेरी कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन का फ्लोटिंग का एक्यूरेसी लेवल क्या है, तो आपको 14 प्लेस आंसर देना चाहिए। 14 तक सबका आउटपुट एक आएगा, 15 और 16 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई श्योरिटी इनकी नहीं है। ठीक है। अब इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन। ठीक है। अब हमारे पास डिवीजन का एक दूसरा हमारा तरीका होता है, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, 10 2 टाइम्स फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जिससे डिवाइड करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डबल फॉरवर्ड स्लैश से डिवीजन होता है, ये कहता है कि जो भी आपका ट्रू डिवीजन आता है, दैट मीन्स 3.333 जो भी आया है, उसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन से पहले वाला पार्ट यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट पिक करेंगे, आगे वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स 3.333 में से सिर्फ हम 3 ले लेंगे और पॉइंट और उसके आगे का सारा पार्ट इग्नोर कर देंगे। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? तो रिजल्ट चाहे 3.9 आता, चाहे 3.8 आता, ये रिजल्ट हमेशा क्या ला कर देगा हमारा। तो इसको यहाँ पर हम ऑफिशियल जो नाम देते हैं इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, क्योंकि हमें क्या ला कर दे रहा है, फ्लोर वैल्यू ला कर दे रहा है। ठीक है। फ्लोर वैल्यू हो सकता है हमने ये ज्यादा ना सुना हो, इस शब्द को पहले ज्यादा ना सुना हो। तो एक होती है फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू का मतलब होता है कि ये इंटीजर होगी। अब ये जो इंटीजर होती है, ये हमारा नीचे का इंटीजर होती है किसी भी फ्लोट का। जैसे अगर मैं लिखूं 4.9, तो इसकी फ्लोर वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं लिखूं 4.1, तो इसकी भी फ्लोर वैल्यू 4 आएगी। तो पॉइंट के आगे आपने 0.5 है या उससे बड़ा है या उससे छोटा है, ये मैटर नहीं करता फ्लोर वैल्यू में। मैटर करता राउंड करने में। जब आप राउंड करते हैं तो मैटर करेगा कि पॉइंट के आगे की वैल्यू क्या रखी है, उसके अकॉर्डिंग। अगर 0.5 से बड़ी है तो नेक्स्ट इंटीजर पर चली जाएगी, उससे छोटी है तो हमारा सेम इंटीजर पर रहेगी जो अभी चल रहा था हमारा। बट ये वो काम नहीं करता, ये कह रहा है मैं फ्लोर वैल्यू लूंगी। अब फ्लोर को याद करने का तरीका ये हो सकता है कि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो फ्लोर का मतलब होता है फर्श। फ्लोरिंग कहता है ना, फ्लोरिंग बिछा दो, फर्श, है ना। फर्श कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है ना। नीचे की वैल्यू लेगा, ऊपर की वैल्यू कभी हमारा कंसीडर ये नहीं करेगा, है ना। लोअर इंटीजर, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन कहते हैं। ये हमारा लोअर इंटीजर पर रिजल्ट देगा, अपर इंटीजर पर रिजल्ट हमारा नहीं देगा। ठीक है। अब तीसरा होता है मॉडुलस सिंबल का यूज करके डिवीजन निकालना। तो ये कहता है कि मैं रिमाइंडर ला कर देता हूँ। रिमेन माने बचा कुचा, शेष फल, दैट इज रिमाइंडर डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 3 से, तो 3 3 जा 9, बचा क्या 1। तो ये क्या है, रिमाइंडर। ये हमारा ये सिंबल लाकर देता है। सरप्राइजिंगली हम कोडिंग करते समय बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जो किसी नंबर को चेक करेगा इवन है या ऑड है, तो अब आप उसको पहले डेफिनेशन वाइज अगर समझें तो कोई भी नंबर इवन कब कहलाता है। देखो अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में इवन ऑड चलता रहता था, उसके अकॉर्डिंग तो हमने ये बताया था लोगों के लिए, लास्ट की डिजिट 2 0 2 4 6 8 हो तो इवन है, नहीं तो ऑड है। बट मैथमेटिकली ऐसे थोड़ी डिफाइन किया गया, ये तो समझाने का तरीका हो गया है।
मैथमेटिकली ये कहा गया था कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई 2 है, तो वो इवन है, नहीं तो ऑड है। अच्छा अब ये बताओ कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या देखें कि हमें ये पता चल जाए कि ये नंबर 2 से डिवाइड है नहीं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि एक नंबर मेरे पास 6, एक नंबर मेरे पास 7, बताओ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाता है और कौन सा ऐसा है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। आपने कहा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। अब इस बात को अगर मुझे कहीं डिफाइन करना हो, लिख कर बताना हो, समझाना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई 6 का 2 से डिवीजन करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 7 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 1। तो आपने कहा कि 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है बिकॉज रिमाइंडर क्या है 0। 7 नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अगर मुझे चेक करना है कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है या नहीं, तो डिवाइड मतलब ये सिंबल नहीं होता है, डिवाइड हो जाता है का मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ गया होगा तभी तो डिवाइड हुआ होगा। तो फिर हम इवन ऑड का अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। डिवाइड तो यही कर रहा है हमारा, रिमाइंडर चेक करके। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गए, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाते हैं जो हम लोगों को डे टू डे कोडिंग में भी यूज करने होंगे। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर हर प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। ठीक? अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हम देखें तो इसका एक कॉमन सिंबल है, और जिसको शायद हम जाने अनजाने में लास्ट क्लास में, उससे पहले की क्लास में शायद यूज कर रहे होंगे। इक्वल टू, जिसको आप इक्वल टू प्रोनाउंस करते हैं, इसी को ऑफिशियली क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कह रहा है कि मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है। अभी तक जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, उसमें यह कहा गया कि आपका ऑपरेंड चाहे वैल्यू हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल कहता है कि मेरा जो लेफ्ट ऑपरेंड है ये एक वेरिएबल ही होना चाहिए। लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी ए वेरिएबल। राइट ऑपरेंड जो आपने कहा वो कोई भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है, और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है राइट साइड में आपने जो भी लिखा है उसको कॉपी कर देना या असाइन कर देना लेफ्ट साइड के लिखे गए वेरिएबल में। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल ही होना चाहिए, यहाँ पर आप अपने मन से वैल्यू या एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में एक छोटा सा एक रूल है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे जाके हो सकता है ऐसे ऑपरेटर्स मिलें जो अपना कुछ स्पेसिफिक रूल बता दें कि नहीं मुझे तो वैल्यू ही चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए, या मुझे वेरिएबल ही चाहिए, ऐसा हो सकता है ना। एक्सेप्शनली एक दो ऑपरेटर हैं जो ऐसा करते हैं, उनमें से एक हम पढ़ रहे हैं। लगभग बाकी जो ऑपरेटर्स बचे हैं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं एज ऑपरेटर। ठीक है, तो अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका यूज करके देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो एक हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल ही होना चाहिए। तो लेट अस सपोज एक्स, और राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू जो आप इसे असाइन करना चाहते हैं। ये तो हमने कल पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ाई था, तो कुछ ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाना चाहिए हमारे लिए, ऑलरेडी हमारा कवर है। अब सर ये देख लेते हैं कि जो आपने कहा था वो बात ना माने तो क्या होगा। मैंने लेफ्ट साइड में वेरिएबल नहीं रखा, वैल्यू रख दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, लेफ्ट में वेरिएबल रखेंगे, राइट में हम वैल्यू कर सकते हैं, हमने हाँ राइट में वेरिएबल कर सकते हैं, हमने कहा देखो y इक्वल टू एक्स। तो अब आप क्या ये बोलेंगे कि x y में असाइन हो गया, या ये बोलेंगे कि x की वैल्यू y में असाइन हुई, x की वैल्यू असाइन हुई y में। लेकिन क्या ये बात अभी भी सही है? नहीं। अब x एज वैल्यू असाइन हो गया y में, क्योंकि x अब एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है, अभी वेरिएबल नहीं है हमारा। ठीक है, और अगर आप ऐसे लिखेंगे दैट मीन्स एक्स वेरिएबल जाके असाइन हो गया वाई। ठीक है, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, वही जो हमारा एक्स की वैल्यू थी। अब देखो राइट साइड में वैल्यू भी है, राइट साइड में वेरिएबल भी हो सकता है।
बट लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल ही रहेगा। तीसरा सिनेरियो था कि राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, दैट मीन्स 10 + 2 + y अगर मैं कर दूं तो हमने ये चलेगा। तो 10 + 2 कितना हो गया 12। अब 12 और y की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या है 10, तो 12 + 10 22 हो जाना चाहिए। तो एक्सप्रेशन को आप पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है, बट कई बार जब आप नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैरेंथेसिस को कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पैरेंथेसिस तब यूज करनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 + 2 × y। अब बताइए इसका रिजल्ट आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। अगर 10 + 2 पहले हो गया तो 12, अब 12 की मल्टीप्लाई y की वैल्यू से हो जाएगी, y की वैल्यू क्या है मेरा 10, तो 12 × 10 120 आना चाहिए। अगर ऐसे ना होकर पहले इनकी मल्टीप्लाई हो गई 2 × 10 20 + 10 कितना आएगा 30, दोनों रिजल्ट आने के चांस हैं इसके। ठीक है, तो अब आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आउटपुट से अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 30। इसका मतलब इसने क्या करा, प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले किसको प्रायोरिटी दी है, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, तो आगे भी अभी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा प्लस मल्टीप्लाई अगर कभी एक साथ आएंगे तो इन दोनों में प्लस को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो चाहता था कि पहले प्लस को प्रायोरिटी मिले और ये हमारा कंप्यूट होना चाहिए। तो जब आपने यहाँ पर खुद से एक एक्सप्रेशन क्रिएट करा, तो अब पहले क्या होगा, पहले इसको कंप्यूट किया जाएगा 12, और फिर इस 12 की मल्टीप्लाई किससे होगी हमारी 10 से। ठीक है, तो दोनों तरह से मैं आपको कोड में लिखकर दिखा दूँ। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पैरेंथेसिस का यूज जरूर करें, ताकि क्लियरिटी बनी रहेगी कि पहले ऑपरेशन कौन सा होगा बाद में हमारा कौन सा होगा। अब ये जो भी असाइनमेंट आप पढ़ रहे हैं, इस असाइनमेंट को भी पाइथन में एक नाम दिया गया है, सिंपल असाइनमेंट। अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं एक ही स्टेटमेंट में दो वेरिएबल असाइन करना चाहता हूँ, तो उसका क्या सिंटैक्स होगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक्स और वाई दो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, तो अभी तक जो हमें पढ़ाया गया है उसके हिसाब से पहले हम एक्स को वैल्यू असाइन कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आके हम वाई को वैल्यू असाइन कर देंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है पाइथन में कि एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की जा सके। ये तरीका तो ठीक है, ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट ये कहता है कि एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको कॉमा से सेपरेट करते हुए वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। लेट अस सपोज मैंने दो कर दिए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर में इनकी वैल्यू को असाइन करेंगे। तो मैंने कर दिया 10, 20। अब इसमें यह क्वेश्चन नहीं है कि x की वैल्यू क्या और y की क्या है, जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन करे हैं उसी ऑर्डर की वैल्यू उनको असाइन हो जाएगी। दैट मीन्स 10 असाइन हो जाएगा x में और 20 असाइन हो जाएगा y में। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल स्टेटमेंट पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये सिंटैक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना अलग अलग सिंटैक्स लेकर आएगी इस वाले पर्पस के लिए। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट अगर ये नहीं होता तो क्या कोई ऐसा काम था जो हमारा पाइथन में रुक जाता। मैंने कहा नहीं, बस आपको एक लाइन की जगह दो लाइन लिखनी पड़ती। सोचिए अगर मैं ऐसे 5 वेरिएबल बनाने की सोच रहा था तो अभी मैं एक ही लाइन पर बना दूंगा। अगर ये टॉपिक नहीं होता तो मुझे 5 अलग अलग लाइन लिखनी पड़ती, काम तो मेरा फिर भी हो जाता।
ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए मुझे 3 वेरिएबल्स असाइन करने हैं और तीनों को सेम वैल्यू असाइन करनी है इनिशियली। 3 वेरिएबल असाइन करने हैं और तीनों को सेम वैल्यू असाइन करनी है। पहला तरीका हो सकता है, मान लीजिए a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10। हमने कहा इसी काम को करने का मल्टीपल असाइनमेंट वाला तरीका यूज कर सकते हैं, a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 10 कॉमा 10 कॉमा 10। अब ऐसे थोड़ी सोचेंगे आप कि एक बार लिख देते हैं सबको पहुंच जाएगी, नहीं। जितने वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उतनी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। 2 तरीके। अब तीसरा तरीका है, इसी काम को आप कर सकते हैं, एक और तरीका होता है जिसका नाम है चेन्ड असाइनमेंट। चेन्ड असाइनमेंट का कहना है ए को असाइन कर दीजिए बी को असाइन कर दीजिए सी और सी को असाइन कर दीजिए 10। तो 10 असाइन हो जाएगा सी में और सी में जो भी आया होगा वो असाइन हो जाएगा बी में और बी में जो आया था असाइन हो जाएगा ए में। लास्ट में आप देखेंगे तो तीनों की वैल्यू सेम हमारी असाइन हो गई। तो चेन्ड असाइनमेंट आपके लिए हमेशा यूजफुल नहीं है, सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूजफुल है जब आप मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू से असाइन करना चाहते हैं, है ना। इमेजिन करते हैं कि किसी बैंक में हमें आज 100 अकाउंट ओपन करने हैं और सबका इनिशियल बैलेंस 1000 रखना है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाते समय। तो अब मैं अगर 100 अकाउंट ओपन करूंगा तो सबके लिए इनिशियल वैल्यू उस अकाउंट में बैलेंस की क्या होनी चाहिए, 1000। तो आप इस तरह के स्टेटमेंट का यूज करके सबको सेम वैल्यू से असाइन कर सकते। तो ऐसा कई सिनेरियो हमारे आ जाते हैं, ठीक है। अब चेन्ड असाइनमेंट के बाद अगला आता है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट। तो कंपाउंड असाइनमेंट क्या कहता है, कंपाउंड असाइनमेंट मिक्सचर होता है सिंपल असाइनमेंट एज वेल एज अर्थमेटिक ऑपरेटर का। तो सिंपल असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर का मिक्सचर होता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सही लिखते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर और सिंपल असाइनमेंट का मिक्सचर होता है। तो सर बात तो एक ही हमने करनी, जब आप देखोगे सिंटैक्स तो आपको लगेगा ये ज़्यादा सही लिखा है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेरिएबल है ए नाम का जिसकी वैल्यू 5 है। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू पर मुझे कोई ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है कि मुझे इसमें 3 ऐड करना है और ए की वैल्यू क्या हो जाए हमारे, अब 5 से 8 हो जाए। तो कैसे करेंगे ऑपरेशन, तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू 8+3। तो इस लाइन का मतलब है कि ए की अब हम एक नई वैल्यू बताना चाहते हैं और नई वैल्यू बताने का तरीका होगा ए की जो अभी पुरानी वैल्यू चल रही है उसमें क्या कर दें, +3 कर दें। तो जब किसी भी स्टेटमेंट में असाइनमेंट सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल आए और वही वेरिएबल राइट हैंड साइड में आए तो राइट हैंड साइड में उसकी पुरानी वैल्यू पिक होती है और जो पूरा कंप्यूट होकर आई है वो उस वेरिएबल की अब नई वैल्यू बन जाती है और लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो असाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए की नई वैल्यू ए की पुरानी वैल्यू में +3 करके बन जाएगी। तो अगर मैं इस लाइन से पहले ए को प्रिंट करूं और इस लाइन के बाद फिर मैं ए को प्रिंट करूं तो आपको वो डिफरेंस दिखता है। अब इसी काम को करने के लिए अगर मैं कंपाउंड असाइनमेंट का यूज करता हूं तो अब ए की वैल्यू हमारी 8 हो गई है, मैं लिखा ए प्लस इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यही है ए इक्वल टू ए प्लस 3। अब आपको ए 2 बार नहीं लिखना पड़ा, वेरिएबल का नाम 2 बार नहीं लिखना पड़ा, एक ही बार लिखने से काम आपका हो जाएगा, प्लस इक्वल टू। अब ए की वैल्यू ए में 3 प्लस करके वापस असाइन कर दो, यही इसका मतलब है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट कराऊंगा तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई होगी यहाँ पर 11। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट पर अगर कोई वेरिएबल का यूज किया जा रहा है तो उसकी कौन सी वैल्यू कंसीडर होती है, वो जो सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम में हो गई है
ना कि वो जो सबसे पहले आपने प्रोग्राम में बनाई थी। अब आप ये थोड़ी सोचेंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है, वो तो इस लाइन से बदल चुकी है, अब तो वो 8 हो गई है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 3 आपका क्या हो गया, 11 हो गया। तो अब अगर मैं लिख दूं a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ। ए की जो भी अभी वैल्यू चल रही है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके वापस से ए में असाइन कर। ठीक है, तो अगर मैं इसको कमेंट में लिख दूं, दैट मीन्स a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि अभी 11 है, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट है। तो ये किसके साथ हो सकता है, मतलब किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ, प्लस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट नहीं हो गया, पावर, डिवाइड, रिमाइंडर, कोई सा भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट हैंड हो गया इस तरह के कंप्यूटेशन करने का। आप देखो मैंने अर्थमेटिक कॉमा सिंपल लिखा है, पहले अर्थमेटिक आएगा उसके बाद सिंपल असाइनमेंट वाला आएगा, सिंपल असाइनमेंट, पहले अर्थमेटिक आएगा फिर असाइनमेंट, पहले अर्थमेटिक आएगा फिर असाइनमेंट आएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ ताकि याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड असाइनमेंट। अगर ये नहीं होता, सोचो अगर ये सब हटा दिए जाएं और सिर्फ एक ही है, तब भी हमारा काम हो जाएगा। बाकी सब हमारे कोड को थोड़ा फास्ट हम लिख पाए इसलिए दे दें। पाइथन में कोडिंग टाइम कम लगता है, उसकी कई वजह होती हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर आपको बस एक ही असाइनमेंट दिया जाता तो बाकी चीजें आप कर रहे होते, लेकिन आपको ज्यादा लिखना पड़ता, आपको ज्यादा टाइम लगता। बस इसी चीज को कम करने के लिए पाइथन में ये और ऑप्शन आपको बढ़ाकर दे दिए गए। अब अगला ऑपरेटर आता है हमारा जिसका नाम है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर की नीड कहाँ पड़ती है, आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको अपना पिन नंबर, ओटीपी, ऐसी चीजें बतानी होती हैं कई बार। तो जो आपने ओटीपी आया है वही लिखा होगा, तभी तो ट्रांजेक्शन सक्सेस होगी। जो पिन नंबर आपने क्रिएट किया था वही आप जब एंटर करेंगे तभी तो आपका ट्रांजेक्शन होगी। आप फेसबुक पे लॉगिन करेंगे तो यूजर आईडी आपको वही बतानी है जो आपने फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करते समय बताई थी, वही पासवर्ड बताना है, यानी कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कैसा वाला होगा, सेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए। ठीक है, तो दो वैल्यू अगर सेम है तो हम क्या मानेंगे कि ये सही बात है। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये कहते हैं कि हम अपना काम करने के बाद आपको जो रिजल्ट बताएंगे वो बूलियन रिजल्ट होगा। बूलियन रिजल्ट का मतलब क्या होता है, या तो हम बताएंगे ट्रू कंपैरिजन करने के बाद, या बताएंगे आपको फॉल्स। अगर वो कंपैरिजन सही हुआ है तो ट्रू बताया जाएगा, अगर वो कंपैरिजन सही नहीं है तो आपको फॉल्स बताया जाएगा। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो एक है हमारा जिसको हम इक्विटी कंपैरिजन कहते हैं, इक्विटी कंपैरिजन। अब इक्विटी कंपैरिजन हम जनरली कम बोलते हैं क्योंकि जब उसका हम सिंटैक्स देखेंगे तो सिंटैक्स में जो दिखेगा उसको हम ज्यादा बार प्रोनाउंस में यूज करते हैं अपना। देखो क्या पढ़ोगे इसे, डबल इक्वल, सिंगल इक्वल थोड़ी पढ़ दोगे। सिंगल इक्वल तो ये हो गया। अब सोचो हमारी लाइफ में क्या हम बोलते हैं और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस है। इसको हम देखकर बोलते हैं इक्वल टू, जबकि ये होता है असाइनमेंट है। इसको हम बोलते हैं डबल इक्वल टू, तो हम देख कर बोल रहे हैं, जबकि होता क्या है, ये इक्विटी कंपैरिजन। ठीक है, तो हम जैसे चाहे वैसे आ सकते हैं लेकिन समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं डबल इक्वल देखकर बोल रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है कि मैं लेफ्ट और राइट की वैल्यू को कंपेयर करूंगा, अगर ये दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। कोई भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसमें रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड वाला वेरिएबल ही होना चाहिए। दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। दोनों तरफ एक वेरिएबल एक वैल्यू हो सकती है, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ एक्सप्रेशन हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है।
सिर्फ रूल उसी जगह था जो बता दिया गया। जब नहीं बताया जा रहा डेट मीन्स आप वहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे वेरिएबल, चाहे वैल्यू, चाहे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। 10 क्या बराबर है 10 के, तो 10 का कंपैरिजन हम 10 से कर रहे हैं, इक्विटी कंपैरिजन। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर मैथमेटिकली ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो पाइथन में भी इन वैल्यूज को सेम कहा जाएगा और इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। और जो भी रिजल्ट आएगा हमने उसको प्रिंट करा लिया। अगर यहाँ पर लिखा जाए 10 इज इक्वल टू 9, 10 का कंपैरिजन 9 से करेंगे तो 10 और 9 बराबर नहीं होते, अलग अलग बात है। अब हमारे पास एक और कंपैरिजन होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये आपका इक्वल टू सिंबल। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये ट्रू तब देता है जब ये दोनों वैल्यू बराबर ना हो। तो 10 और 9 बराबर नहीं है, इसलिए क्या देगा हमें, ये ट्रू देगा। अब कई बार हमारा कंपैरिजन एग्जैक्ट वाला नहीं होता है कि एग्जैक्ट ये चीज इसके बराबर ही होनी चाहिए, है ना, तभी हम उसको सही मानेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीज इसके बड़ी होनी चाहिए तो हम सही मानेंगे। जैसे दो स्टूडेंट हैं, उनके कुछ मार्क्स आए, अब मुझे बताना है फर्स्ट कौन है। तो क्या करना होगा, बराबर थोड़ी कंपेयर करेंगे, कौन सा कंपेरिजन करेंगे, ग्रेटर देन वाला, कि जिसके मार्क्स ग्रेटर हैं वो हमारा फर्स्ट है। तो यहाँ पर अब इक्विटी कंपैरिजन नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम किसका कंपैरिजन करना है, ग्रेटर कंपैरिजन का यूज करना है। तो अगर मुझे ज्यादा कंपेयर करना है कि ये उससे ज्यादा है या नहीं, तो उसके लिए सिंबल होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। और ग्रेटर देन ऑपरेटर वही है जो आपने कभी पढ़ा होगा अपना स्कूलिंग में, है ना, दिस सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल। अब ये ग्रेटर किसको मानेगा, लेफ्ट वैल्यू को। लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट वैल्यू। अगर लेफ्ट वैल्यू ग्रेटर होती है मैथमेटिकली राइट वैल्यू से तो ये हमें ट्रू देगा। तो 10 इज ग्रेटर देन 6, यस, 10 बड़ा होता है 6 से। और अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 10 इज ग्रेटर देन 20, नहीं, 10 20 से ग्रेटर देन नहीं होता। कई बार हमें कंपैरिजन में दो चीजें देखनी होती हैं कि बराबर हो या बड़ा हो तो हम सही मानेंगे। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो रिजल्ट में अगर उसके मार्क्स 60% आए हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, क्यों 61 पर नहीं होंगे, 62 पर नहीं होंगे, फिर तो सब पे ही होंगे आगे। तो अब यहाँ पर आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, मार्क्स की वैल्यू 60 के बराबर है या 60 से बड़ी है तो भी फर्स्ट डिवीजन है। एटीएम से जब आप पैसे निकालने जाओगे तो वहां पर आपका अवेलेबल बैलेंस जितना भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं अगर बराबर है तो विड्रॉ हो जाएगा, या अगर अवेलेबल बैलेंस ज्यादा हुआ तब भी तो विड्रॉ हो ही जाएगा। तो आपके खाते में 500 रुपए पड़े हैं, आप 500 निकालना चाहते हैं, दोनों बराबर निकल गए। 500 पड़े हुए हैं, 200 निकालना चाहते हैं तो तभी तो निकल आएंगे। तो इस बार एक और ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू, जब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू कंबाइन किया जाता है तो दो बार इक्वल टू नहीं लगाते। जब खाली इक्वल टू कंपैरिजन किया जाए दो वैल्यू बराबर है या नहीं तो दो बार डबल इक्वल सिंबल लगाते हैं। जब ग्रेटर देन के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है तो एक ही बार लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखूं मैं 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात सही है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर कोई बात सही नहीं हुई तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, आंसर इज ट्रू। 10 10 से ग्रेटर तो नहीं है बट बराबर तो है, इसलिए क्या रिजल्ट आएगा इसका, ट्रू। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो 10 ग्रेटर है 20 से, हमने कहा नहीं,
क्या 10 बराबर है 20 का? हमने कहा नहीं, दोनों में से कोई बात सही नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, जिस तरह से ग्रेटर देन है उसी तरह से क्या होता है लेस देन, ये होता है लेस देन सिंबल। 10 इज लेस देन 20, आंसर इज यस, दैट मीन्स ट्रू, 10 लेस देन है 20। इसी तरह से एक आएगा हमारा लेस देन इक्वल टू, अगर ये वैल्यू लेफ्ट साइड वाली राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो अभी भी ट्रू आना चाहिए, 10 लेस तो है ही। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या आएगा? ट्रू। लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो अभी भी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम दो वैल्यू को अलग अलग तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इसका यूज हमने अभी जो पढ़ा है वो प्रिंट करके समझा है, बट प्रैक्टिकली प्रिंट करने के लिए इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है डिसीजन मेकिंग में। जब आप कुछ डिसीजन मेकिंग को लेकर प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको कंपैरिजन करके ही डिसीजन लेने होते हैं, है ना। तो जब हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में तब आपको दोबारा से ये सब पढ़ना होगा। इवन ये क्या, अभी तक हम जितना भी पढ़ते चले जा रहे हैं क्यूमुलेटिव मैनर में, वो हर क्लास में आगे यूज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास इंडिपेंडेंट है, प्रीवियस क्लासों का कोई लिंक नहीं है, हर क्लास अपनी पिछली क्लास से हमारी लिंक हो गई। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद अगला आता है हमारा जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करते हैं, बूलियन रिजल्ट ही वापस करते हैं, लेकिन इनका काम होता है दो कंपैरिजन पर बूलियन रिजल्ट को वापस करना। रिटर्न बूलियन रिजल्ट बेस्ड टू कंपैरिजन। तो दो कंपैरिजन के बेस पर आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए आपने फेसबुक को लॉगिन करना है, तो आपने अपना यूजर आईडी बताया, आपने अपना पासवर्ड बताया। मान लीजिए यूजर आईडी आपका सही है, पासवर्ड आपका सही नहीं है, तो क्या लॉगिन होना चाहिए फेसबुक पर? नहीं होना चाहिए। तो अब इस बार दो कंपैरिजन करने हैं मुझे, जब दोनों ही सही हो तभी लॉगिन होना है। तो डिसीजन किस बात का लेना था, लॉगिन कराएं या ना कराएं, किस बेस पे कराना है, दो कंपैरिजन करेंगे पहले, दोनों ही ट्रू आने चाहिए तभी हम लॉगिन करने देंगे। अगर एक भी कंपैरिजन फॉल्स हो गया तो लॉगिन नहीं करने देंगे। तो ऐसी कई सिचुएशन आती हैं जहां पर हम एक कंपैरिजन पे डिसीजन नहीं ले पाते, हमें दो कंपैरिजन कराने पड़ेंगे तब फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आपको दो कंपैरिजन को कंबाइन करके ट्रू फॉल्स चाहिए हो तो ऐसा करने के लिए आपके पास क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। अब कैसे ये काम करते हैं उसको समझने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल को देखना होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के पाइथन में होते हैं, एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट। तो इन तीनों का काम करने का तरीका क्या है पहले उसको हमें यहाँ पर देखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, है ना। और लॉजिकल एंड, पहली बार कोई ऑपरेटर पाइथन में हम पढ़ने जा रहे हैं जो सिंबल से रिप्रेजेंट ना होकर एक कीवर्ड से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम किसी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस रखते हैं तो लॉजिकल एंड का सिंबल 2 टाइम्स M% सिंबल होता था, बट पाइथन के अंदर ये काम नहीं करता, ये एरर आ जाती है क्योंकि ये होता ही नहीं है। पाइथन के अंदर लॉजिकल एंड कीवर्ड से दिखाया जाता है, ए एंड डी ये कीवर्ड है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर पहला कंपैरिजन ट्रू है एंड दूसरा कंपैरिजन भी ट्रू है तभी रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। और अगर पहला कंपैरिजन ट्रू दूसरा कंपैरिजन फॉल्स
तो रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स। और मान लीजिए पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, टू भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स, ये भी फॉल्स आएगा। तो ये क्या है, ट्रुथ टेबल हो गई कि कैसे लॉजिकल एंड आपको ट्रू फॉल्स देता है। तो याद करने की ट्रिक ये हो रख सकते हैं हम लोग कि जब दोनों ही कंपैरिजन ट्रू होंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर कोई भी कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स हो गया तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ट्रुथ टेबल इसके लिए। इसी तरह से अगर मैं ट्रुथ टेबल बना दूं और के लिए, तो और के लिए हम सी जावा में 2 टाइम्स पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। पाइथन में ये नहीं होता, यहाँ पर आपको और लिखना होगा, ओ आर और। तो और कह रहा है कि कोई भी एक कंपैरिजन अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू आता है। कोई भी एक कंपैरिजन ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो जाए। तो इसको याद करने का जो एक ट्रिक हो सकता है वो ये कि भाई और हमें फॉल्स तभी देगा जब दोनों फॉल्स हैं। अगर कोई भी ट्रू होगा तो रिजल्ट तो क्या आता है, हमारा ट्रू ही आता है। ठीक है, जैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आपसे पूछा क्या, बताओ ईमेल दोगे या मोबाइल नंबर दोगे। कोई भी एक देना है तो आगे प्रोसेस करेंगे, वरना तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। आपने दोनों दे दिए तो भी ठीक है, कोई एक तो देना ही पड़ेगा आपको। तो वहां पर क्या लगाना है, यहाँ पर और वाला पॉइंट हो गया, तो कोई एक तो होना ही चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आता है ट्रुथ टेबल हमारा नॉट के लिए। नॉट हमारा बाइनरी कैटेगरी में नहीं आता, नॉट हमारा यूनरी कैटेगरी में आता है। और ये कहता है कि जो भी कंपैरिजन का रिजल्ट आया है मैं उसको अपोजिट कर देता हूं। अगर कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू आया था और उसके पहले नॉट लगा हुआ है तो ट्रू का फॉल्स बना देगा। और अगर कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स आया है और उसके पहले आपने नॉट लगा दिया तो रिजल्ट को ट्रू बना देगा। तो इसको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक ही कंपैरिजन चाहिए, दो की जरूरत नहीं। तो ज्यादा बार हम इसका या इसका यूज कर रहे होते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मैं प्रिंट करके ही सीधा दिखाता हूँ। मान लीजिए 10 is greater than 5 एंड 20 is less than 50। दूसरा लिखा मैंने 20 is greater than 50, तीन से लिखा 20 is greater than 50 और यहाँ लगा दिया और अगला लिखा और यहाँ लगा दिया। अब बताइए इनका आउटपुट, पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा। तो अगर हम दोनों कंपैरिजन अलग अलग देखें तो 10 is greater than 5 ट्रू, 20 is less than 50 ट्रू, दोनों ट्रू हो गए तो एंड बोलेगा मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। इसका तो ट्रू आना चाहिए। दूसरे वाले का देखें अगर हम, तो ये तो ट्रू है और 20 is greater than 50 हमने कहा फॉल्स। ये ट्रू, ये फॉल्स, एंड क्या बोलेगा, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये ट्रू, ये फॉल्स, लेकिन बीच में कौन लगा हुआ है, और बोलेगा कोई भी एक ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आता है। नॉट को एक ही कंपैरिजन चाहिए, क्या है 20 is less than 50 ट्रू, लेकिन नॉट इस ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, दोबारा देख लो।
चलिए एक और आता है हमारा, जिसको भी आप जानते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। साइन ऑपरेटर्स। साइन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो किसी भी नंबर का साइन बताने वाला काम करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर प्रिंट -5, अब ये बताओ क्या माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला काम करेगा? अभी आपने देखा था कि माइनस और प्लस क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन वो कब करेंगे? जब वो बीच में आते हैं और लेफ्ट और राइट में उनके क्या हो, ऑपरेंड होगा। लेकिन अगर प्लस माइनस किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के प्रीफिक्स में आए, प्रीफिक्स मतलब शुरुआत में आए, तो अब ये हमारा बाइनरी नेचर नहीं रहा इनका। अब ये हमारे क्या हो गया, साइन वाला काम करेंगे। तो अब ये 5 क्या हो गया, ये माइनस क्या हो गया, ये एक साइन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करेगा। और ये इस वैल्यू को क्या दिखा रहा है, साइन। इसी तरह से हम किसी भी पॉजिटिव साइन को भी दिखा सकते हैं, बट पॉजिटिव साइन अंडरस्टूड होता है, आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, आप लगाएं या ना लगाएं। साइन सिंबल के लिए जरूरी नहीं है कि सीधा आपके पास वैल्यू ही है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 10 थी, अब जब मैंने प्रिंट कराया तो मैं -x प्रिंट कराऊंगा, तो -10 ही प्रिंट कर देगा। तो ये वेरिएबल, वैल्यू, एक्सप्रेशन सबके साथ काम करता है ना। तो जितने भी पढ़े हैं ये सारे सबके साथ काम करते ही हैं हमारे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो ये क्या क्या होते हैं एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। बिट वाइज ऑपरेटर, तो एक है हमारा बिट वाइज एंड, एक होता है बिट वाइज बिट वाइज एक्सॉर, और भी है ना, हम अपने काम के पढ़ लेते हैं। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, एक्सेट्रा लगा देते हैं, और भी। ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करते हैं। इनका ज़्यादा बार यूसेज सिग्नल प्रोसेसिंग में होता है। जब आप कोई सर्किट डिजाइनिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, लाइक फ्लिप फ्लॉप, सेमीकंडक्टर, इनके लिए कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग हो गई, है ना, तो वहाँ पर इनका यूज ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग अपनी डे टू डे प्रोग्रामिंग में इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट पार्ट ऑफ पाइथन कंटेंट तो हमें एक बार नॉलेज होनी चाहिए। इनको समझने से पहले हमें ये सीखना होगा, इनका नाम है बिट वाइज। बिट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी को बिट कहते हैं। तो यहाँ पर आप बिटवाइज में जब काम करेंगे, तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, उस पर ये काम करता है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पे चलते हैं, फ्लोट पर, स्ट्रिंग पर ये नहीं चलते। सिर्फ और सिर्फ हमारा चलेंगे किस पर, इंटीजर के साथ। वेरिएबल हो, वैल्यू हो, एक्सप्रेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो होना चाहिए उसका टाइप फिक्स है, इंटीजर ही होना चाहिए। अगर इंटीजर के अलावा किसी और पर चलाएंगे तो ये एरर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले एक बार आपको ये सीखना होगा कि अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, तो उस डेसिमल नंबर का बिट्स क्या होती हैं। मैं शुरू करता हूँ 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डॉट डॉट डॉट। बताइए, 0 को अगर हम बिट्स में लिखना चाहें तो क्या होगा, 1। 1 को
बिट में 1 ही लिखेंगे। अच्छा 2 को क्या लिखेंगे फिर? तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी में बात करता है, यानी कि 2 बिट्स कम से कम आपको बतानी होंगी, सिंगल बिट पे नहीं चलता। 0 0 0 1, अगला क्या आया? 1 0, उससे अगला 1 1। अब ये बताओ, अगर नंबर 4 को मुझे बिट्स में दिखाना हो तो 2 बिट तो पूरी हो गई। अब कोई नंबर और तो मैं बढ़ा नहीं सकता, 2 3 4, 2 ही नंबर पे काम करना है, 0 पर या 1 पर। बट नंबर ऑफ बिट्स में बढ़ा सकता हूँ, नंबर नहीं बढ़ा सकता, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा सकता हूँ। तो आप 3 बिट पे आ जाओ। अब 3 बिट का सबसे छोटा नंबर बताओ क्या हो सकता है? 1 0 0। ऐसे करके आप एक ट्रिक याद रखें, उधर डेसिमल बढ़ता चला जा रहा है, इधर उनके बिट्स का पैटर्न एक एक करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब 5 का क्या होना चाहिए? 1 0 1। तो क्या होगा? 1 1 0। 7 का 1 1 1। अब देखो 8 पर आएंगे तो 3 बिट से काम नहीं चलेगा, 3 बिट पर जितनी पॉसिबिलिटी थी सब हो चुकी है। अब आपको 4 बिट लगानी पड़ेंगी, 1 बिट आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो अब 4 बिट का सबसे छोटा 1 2 3 ऐसे। तो ऐसे करके आप अपना आगे बढ़ता हुआ जा सकते। देखो ये एक ट्रिक है, ये एक सही तरीका नहीं है। आप इसको बिल्कुल कंप्यूटर फंडामेंटल जब पढ़ा जाता है वहां पर आपको प्रॉपर तरीका बताया गया है, 2 से डिवाइड करके कैसे ये बिट्स हमारी निकाली जाती है। ठीक है, हमारा स्कोप नहीं है, हम एक प्रोग्रामर हैं और एक प्रोग्रामर को वो सब सीखना है। अच्छी बात है अगर आता है तो, नहीं आता है तो उससे हमारा रिजेक्शन इंटरव्यू में नहीं होता है कि भाई आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आपको ये नहीं आता है। ठीक है, अब बात आती है, इनकी भी ट्रुथ टेबल होती है। शुरू के जो 3 है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्स और, इनकी भी ट्रुथ टेबल होती है। क्या होती है वो देखते हैं एक बार। अच्छा ट्रिक बताते हैं पहले। बिटवाइज एंड वैसा ही है जैसा अभी आपने पढ़ा लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या होता था? जब दोनों कंडीशन ट्रू तब रिजल्ट हमारा ट्रू। तो आप अभी के लिए मान लीजिए कि ट्रू का मतलब 1 है, 1 बिट है, और फॉल्स का मतलब 0 बिट है। तो बिट वाइज एंड ये कह रहा है कि जब दोनों बिट मेरी 1 होती हैं, दैट मीन्स ट्रू होती हैं, तब मेरा रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। दैट मीन्स रिजल्ट क्या आता है मेरा? 1। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ट्रूथ टेबल ऑफ बिटवाइज एंड, तो 1 एंड, बिटवाइज एंड का जो सिंबल है वो M% सिंबल है। ये कीवर्ड से नहीं दिखाया जाता, ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे का मतलब लॉजिकल एंड, और इसका मतलब बिटवाइज। तो एक बार M% सिंबल लगाना है। 1 एंड 1, ये आएगा हमारा 1। 1 एंड 0, 0 एंड 1, 0 एंड 0। यहाँ पर क्या लिखना है सब जगह? 0 0। तो टेबल ऑफ बिटवाइज और का सिंबल ये नहीं है, ये लॉजिकल और हो गया। ये होता है एक बार पाइप सिंबल। ये कहाँ से आता है? जो आपके कीबोर्ड में बैक स्लैश वाली की है, इसको अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका पाइप, PIPE, पाइप सिंबल आ जाता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी अगर एक बिट 1 है तो रिजल्ट बिट 1, और अगर हमारा दोनों बिट 0 हैं तभी रिजल्ट हमारा 0 आएगा। ट्रुथ टेबल ऑफ बिटवाइज एक्सऑर। एक्सऑर को एक्सक्लूसिव और पढ़ा जाता है, एक्सक्लूसिव और। एक्सऑर का कहना यह है कि जब दोनों बिट अलग अलग होती हैं तब हमारा रिजल्ट ट्रू आता है। जब दोनों बिट सेम होंगी तो रिजल्ट हमारा
फॉल्स आएगा, फॉल्स मतलब 0 आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ बताओ यहाँ पर सिंबल, तो एक्सॉर का सिंबल होता है कैप। 6 नंबर की शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये सिंबल आता है कैप का। इसको कुछ लोग हैट भी कहते हैं, HAT हैट या CAP कैप, क्योंकि साइन ऐसा बन के आ रहा है जैसे सिर के ऊपर कैप लगी हुई है, इसलिए उसको कैप या हैट के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है कि जब दोनों अलग होंगे तभी मेरा रिजल्ट 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर 1 1। तो पहले हम बिट वाइज के शुरू के 3 वाले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों को पढ़ें। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 4 बिट वाइज एंड 5, 4 बिट वाइज और 5, 4 बिट वाइज एक्स और 5। तो एक काम करते हैं, पहले 4 का बाइनरी लिख लेते हैं। 4 का बाइनरी है 100, और 5 का बिट लिख लेते हैं। 5 की बिट है 101। अब 4 की हर बिट का उसी पोजीशन की 5 की सेम बिट पर हम ऑपरेशन करेंगे एंड वाला, उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। तो 0 एंड 1 क्या आएगा 0, क्योंकि बिट वाइज एंड कह रहा है, दोनों बिट 1 होने पर ही 1 आता है, बाकी 0। रिजल्ट आया 100। अब ये बताओ जो 100 है ये किसका बिट पैटर्न है, तो ये रिजल्ट हो गया फिर हमारा 4। बिट वाइज और 101, कोई भी बिट 1 पर रिजल्ट बिट 1, दोनों 0 पर रिजल्ट 0। 101 एक्सॉर, दोनों सेम है तो 0, और दोनों अलग हैं तो 1। 001 1 का शुरू में कितने भी 0 लगा लो, बिट पैटर्न में इफेक्ट नहीं पड़ता, बाद में लगाने से बदल जाता है मीनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका रिजल्ट आना चाहिए 4, इसका आना चाहिए 5, इसका आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा बिट वाइज एंड, बिट वाइज और बिट वाइज एक्सऑर यूज होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनका यूज डे टू डे प्रोग्रामिंग में नहीं है, आप शायद ही आगे इनका कभी यूज पढ़ेंगे। स्पेसिफिक यूज है सिग्नल प्रोसेसिंग में, सर्किट डिजाइनिंग में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला, शिफ्ट वाला। ये आप डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, बट कोई ऐसा नहीं है कि हमें करना ही पड़ेगा, कर सकते हैं। देखो क्या है ये, तो मैं लिखा 4 लेफ्ट शिफ्ट 1, 4 लेफ्ट शिफ्ट 2, फिर लिखा मैंने यहाँ पर 10 लेफ्ट शिफ्ट मान लीजिए 3। तो इन दोनों को मैं सिखाता हूँ, और इन दोनों से जो आप सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे इसका आंसर देने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट में जो लेफ्ट ऑपरेंड है, इस लेफ्ट ऑपरेंड का आप बिट लिखेंगे। तो 4 का बिट हमने लिख लिया 100। अब यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपका लेफ्ट नंबर था इसकी बिट को इतनी पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। तो कितनी पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, एक पोजीशन हमारा लेफ्ट की तरफ सारी बिट को शिफ्ट कर देना है। अगर हम कर दें तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा। अब सर यहाँ पर एक खाली जगह बच गई, तो यहाँ पर जो बच गया यहाँ पर आप अपनी तरफ से 0 बिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट क्या बना 10000। अब ये बताओ ये किस नंबर का बिट पैटर्न है, 8 का। तो जब हम 4 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाई 1 बिट तो इसका रिजल्ट 8 आएगा।
अच्छा, अब मैं कहूँ इसी 4 को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 2 बिट, तो 1 बिट तो आपने कर ही लिया, एक और करते हैं। तो ये 0 इधर आ गया, ये वाला 0 इसके नीचे आ गया, ये 0 1 के नीचे आ गया, और ये 1 इधर खिसक गया। अब यहाँ पर जो खाली जगह बनी, यहाँ पर एक 0 अपनी तरफ से ऐड कर दो 0 बिट को। तो अब ये जिस नंबर का भी बिट पैटर्न है वो 2 शिफ्ट के साथ आएगा, जब आप आगे बढ़ोगे तो ये निकलेगा 16 का। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सोचो और मैं आपसे कहूं कि अगर मैं यहां लिख देता प्रिंट 4 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो ट्रिक लगाओ, क्या ट्रिक लग रही है। हर बार जो भी नंबर होता है, एक बिट लेफ्ट की तरफ जब वो शिफ्ट होता है तो अपने का डबल हो जाता है। तो जब 4 को हम एक बार लेफ्ट की तरफ बिट शिफ्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का डबल हो जाएगा, डेट इज 8। ठीक है। अब जब 8 पर हमने फिर से एक बार शिफ्ट कर दिया तो अब वो 8 का डबल हो गया, कितना हो गया 16। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने 4 को 2 बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, डेट मीन्स 4 को एक बार करा डबल, फिर जो रिजल्ट आया उसको एक बार करा फिर उसका डबल हो गया। तो अब बताओ, इसी पैटर्न पे हमें पता चल गया कि बिहाइंड द सीन काम कैसे हो रहा है, बट ऐसा करने में टाइम बहुत लगेगा हमारे लिए, है ना। तो अब अगर हम इस ट्रिक को अपना लें और इसका रिजल्ट देने की बात करें तो क्या रिजल्ट होगा, ये आना चाहिए 32। उसी बेस पर बताओ अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। 10 का डबल करो कितना हो गया 20, फिर 20 का डबल करो कितना आ गया, फिर 40 का डबल करो कितना आया 80, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए फिर 80। हर बार एक बिट शिफ्ट होने पर वैल्यू डबल हो जाती है। मल्टीप्लाई 2 कर लो, तो 10 की मल्टीप्लाई 2 से करा 20, 20 की मल्टीप्लाई 2 से करा जो भी आया 40, 40 की मल्टीप्लाई 2 से करा 80। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपके। चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो और बताओ 5 लेफ्ट से 5। बताओ लास्ट वाले का रिजल्ट क्या आएगा। 160। कैसे आया होगा देखो, 5 को अगर एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 10 हो जाएगा। फिर 10 को एक बिट शिफ्ट करेंगे तो ये 20 हो गया। फिर 20 का एक शिफ्ट करेंगे 40 हो गया। फिर 40 को 2 से करेंगे 80 हो गया। फिर 80 की 2 से करेंगे 160। अब रुक क्यों गए आप, क्योंकि 5 बार करना है ऐसा, 1 2 3 4 5। अब सोचो, अगर बड़े नंबर होंगे तो मैं आसानी से इस काम को कर सकता हूँ। अगर छोटे नंबर हैं तो मैं बिट बना बना कर शिफ्ट कर करके दिखा दिखा कर आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी होती है। ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 10 राइट शिफ्ट 1, तो अंदर क्या होगा वो मैं जानता हूँ, एक एक बिट को राइट की तरफ शिफ्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सीखना होगा। पहले मैं 4 के साथ करता हूँ, तो 4 का बिट होता था 1 0 0। अब एक एक बिट को राइट की शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर आ गया 1, ये 0 इधर आ गया। अब जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो जो सबसे राइट बिट थी ये फ्रेम से आउट हो जाएगी, ये हमारा कहीं कंसीडर नहीं होगी, ये बिट आउट हो गई इधर। यहाँ पर जो खाली जगह बची है यहाँ पर हम 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम फिल कर देते हैं। शुरू में 0 लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब ये बताओ 1 0 0 का जब मैं एक बिट राइट शिफ्ट करूंगा तो ये हमारा 1 0 हो जाएगा या 0 1 0 हो जाएगा। तो 0 1 0 किस नंबर का बाइनरी था, 2 का। तो अब ट्रिक का आप अपने आप सोच सकते होंगे।
नंबर हर बार एक राइट शिफ्ट होने पर हाफ हो जाता है। अगर मैं 10 राइट शिफ्ट 1 कर दूं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? पहली तो आएगा। चलो, जो ये कहना चाहते हैं उसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। अब 10 को 2 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो पहली बार करने पर तो 5 आ गया, अगली बार करने पर 2.5। मैंने आपको बताया था कि ये शिफ्टिंग वाला कहानी है, इंटीजर पर चलती है, उलट पर चलेगी नहीं। तो यहाँ पर इंटरनली जब कभी हाफ करने की आप कोशिश करेंगे तो फ्लोर वाला हाफ करेंगे। फ्लोर मतलब जिसमें सिर्फ इंटीजर कंसीडर होता है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब आप 5 को हाफ करोगे तो 2.5 आएगा, तो 0.5 को इग्नोर कर देना, 2 वाले पार्ट को उठा लेना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा? अब आप कितने भी बड़े नंबर का ऐसा कर सकते हैं। सोचिए अब 10 को 5 बार मैंने कर दिया तो 2 बार करने पर रिजल्ट कहाँ तक आ गया था? 2 तक आ गया था। अब एक बार अगर मैं और कर दूं तो 2 का हाफ कितना हो गया? 1। 3 बार शिफ्ट हो गया। अब 1 को मैं फिर से हाफ करता हूं तो 1 को हाफ करोगे तो 0.5 हो गया। अब 0.5 में से 0.5 छोड़ देंगे, 0 उठा लेंगे। तो अब 0 को फिर से हाफ करो, अब 0 आता रहेगा, कितने भी कर लो आप आगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है हर बार एक शिफ्ट होने पर नंबर डबल होता चला जाता है, और राइट शिफ्ट का मतलब है हर बार एक शिफ्ट होने पर राइट में नंबर हाफ होता चला जाता है। वो हाफ भी कौन सा वाला? फ्लोर वाला हाफ होता चला जाता है। अब इसका यूज हम अपनी डे टू डे प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। हम जनरली करते नहीं, कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट कितना आया? 10 मल्टीप्लाई 2 कितना आया? 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका रिजल्ट कितना आएगा? अब सोचो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 5 लेफ्ट शिफ्ट 4, बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले 5 का डबल होगा 10, फिर 10 का डबल होगा 20 का डबल होगा, तो सेम ही रिजल्ट नहीं आ जाएगा? अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों का रिजल्ट सेम जरूर है, बट एग्जीक्यूशन टाइम इसमें कम लगा होगा। अगर मैं एग्जीक्यूशन टाइम की बात करूंगा तो इसमें एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगा होगा। मान लीजिए T1 टाइम लगा, इसमें इसमें T2 टाइम लगा, तो T1 ज्यादा होगा, T2 हमारा कम होगा। तो अगर आप हर बार नंबर को डबल करते हैं तो आप खुद से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन का, और आप लेफ्ट शिफ्ट के बारे में सोचेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो इसलिए हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में नंबर डबल करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। सिर्फ डबल का है, ट्रिपल या कुछ और करने का कोई तरीका नहीं है। फिर तो आपको नॉर्मल लॉजिक ही लिखना पड़ेगा जैसे लिख रहे हैं आप। सिर्फ डबल करने के लिए छोटा सा शॉर्टकट आ गया, तो आ गया है तो यूज करो। अब इसी तरह से अगर मैं हर बार नंबर को हाफ कर रहा हूं, कौन सा वाला? ये वाला। अब 10 का हाफ हो गया 5, 5 का हाफ हो गया 2.5, 2.5 का हाफ हो गया 2, सॉरी 1। 2.5 का 2 रह जाएगा, 2 का 1 रह जाएगा। अब इसी काम को अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप 10 को राइट शिफ्ट कर दो 3 टाइम, एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होगा। तो कौन सा प्रोग्रामर इस बात का ध्यान रखेगा कि मुझे ये करना चाहिए रादर देन दिस, मुझे ये करना चाहिए रादर देन दिस? जिस प्रोग्रामर को ये पता हो कि मेरे कंप्यूटर में जो रैम है ये बहुत लिमिटेड है, हम 4 GB रैम लेके बैठे हैं, i7 प्रोसेसर लेके बैठे हैं, अगर ये हमारा बहुत लो है, अगर ये मान लीजिए आप कोई माइक्रो कंट्रोलर, जैसे घर में आपके कैलकुलेटर होता है या बाजार में जो मिलता है कैलकुलेटर, 200 रुपये का आता है टोटल, उसमें आप कितनी रैम सोच रहे हैं, कितनी रैम और कौन सा प्रोसेसर होता होगा? तो ना के बराबर उसमें छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं जो 20-20 रुपए के आते हैं। ठीक है, उस माइक्रो कंट्रोलर का जो मेमोरी होगा बहुत लिमिटेड होगा हमारा, 1 KB।
यानी कि उसमें जो रैम होगी ना वो 1 KB की रैम होगी, केवी की। ठीक है, 20-20 रुपए के आते हैं, बाजार में मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय जब कोडिंग कराई जाती है ना इस तरह से, तो उनको यूज कराते हैं, ताकि आप जितना खराब करना चाहें करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो प्रोग्रामर जो कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम लिखेगा, वो शायद ऐसा करने की कोशिश करेगा जरूर, क्योंकि वहां पर हार्डवेयर बहुत अच्छा नहीं है, ताकि एग्जीक्यूशन आपका मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, ये वाले ऑपरेटर्स हो गए। चलिए आज इतना रखेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हैं।